नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग मैथ का जो सेट सॉल्व करेंगे वो सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले हम लोगों ने मैथ का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को फुल डिटेल्स के साथ सॉल्व किया था और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है सेट नंबर 3 का, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग सेट 4 और 5 को भी सॉल्व करेंगे जो ऑब्जेक्टिव वाला है सेट, ठीक है। इसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव मॉडल सेट पेपर आपका 5 जारी किया गया है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 3 को। देखिए तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 6/15 दिया है, ठीक है। तो 6 और बटा में कितना है 15, इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो ये कट जाएगा 3 के टेबल में 2 बार में और ये कटेगा 5 बार में, तो 2/5। अगर बटा के नीचे यानी हर में 2 या 5 कुछ भी एक हो जाए या दोनों हो तो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत। अगर हर वाला में यानी बटा के नीचे वाला का मान या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे या तो 2 और 5 दोनों आ जाए तो हमेशा शांत कहलाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए तो अशांत कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक धनात्मक संख्या 6q, एक धनात्मक संख्या दिया है 6q + 5, ठीक है, इसके रूप का है। ये किस प्रकार का है, तो ये अगर लास्ट वाला नंबर जो दिया हुआ है ये अंतिम वाला, अगर ये विषम है तो आंसर विषम होगा, अगर ये सम है तो आंसर सम होगा। तो 5 क्या है, विषम, तो आंसर भी क्या होगा, विषम, यानी ऑप्शन नंबर बी, विषम, ठीक है। अगर यहाँ सम संख्या होता तो आंसर क्या आता, सम आता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि नहीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग जब कभी भी एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 आता है, और जब एलसीएम निकालेंगे ए और बी का तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब दोनों आ जाएगा। तो जब कॉमन नहीं हो तो दोनों को लिखना होता है, यानी ए गुना बी दोनों आ जाएगा, क्या चीज़, एलसीएम। हमसे क्वेश्चन में पूछा है एचसीएफ गुना एलसीएम का मान, तो एचसीएफ तो 1 है, एलसीएम है ए गुना बी, इसी को लिखा जा सकता है ए गुना बी। अब ए गुना बी ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए गुना बी। हो गया यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 17 और 23 का एचसीएफ क्या होगा। तो 17 और 23 का कुछ भी कॉमन है, नहीं है। तो 17 और 23 का कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब 17 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 17 आएगा, और 23 का भी गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 23 आएगा। तो इसीलिए अगर एचसीएफ निकालना हो किसका, 17 और 23 का, तो कॉमन 1 है, तो जो कॉमन होगा वो आंसर क्या कहलाएगा, 1 है ना, वो 1 है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोलता है बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी x² - 2x - 8, इसका शून्य पूछा है तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0। अब इस 2 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पर 8 आ जाए, घटाने पर वापस 2 आ जाए, तो वो हो जाएगा 4x + 2x, बड़ा के आगे माइनस इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब इसमें से कॉमन आएगा x कॉमन आया तो x - 4 + 2 कॉमन आएगा तो x + 4 = कितना आएगा, 0। अब यहाँ से x - 4 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट के बाहर में x है, ये बचेगा, इस ब्रैकेट के बाहर में +2 बचेगा। दोनों को बराबर के उधर करने के लिए पहले लिखना पड़ेगा x - 4 = 0 और x + 2 = 0। अब ये बराबर का उधर जाएगा -4 तो हो जाएगा 4, और ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो 4 और -2 ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4, -2, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इसमें आपको बताना है px के शून्यंकों की संख्या। तो px की शून्यंकों की संख्या ग्राफ कितना बार काट रहा है, 1 बार काट रहा, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1। ये x वाले अक्ष को, x वाले लाइनिंग को जितना बार काटेगा आंसर उतना ही आएगा, तो x वाले लाइन को 1 बार काट रहा, इसीलिए आंसर क्या आया, 1। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है यदि द्विघाती बहुपद के शून्यंकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो शून्यंकों का जो योग होता है वो होता है फॉर्मूला -b/a,
ठीक है, और गुणफल होता है c बाय ए। एक तो वो फॉर्मूला हो गया। यदि द्विघाती बहुपद डायरेक्ट आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको बोलते हैं शून्यंकों का योगफल, और जिसका मान दिया है -3 कोमा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है 2, इसको बोलते हैं शून्यंकों का गुणफल। तो शून्यंकों का गुणफल अल्फा इंटू बीटा, शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यंक है, ठीक है। अब अगर द्विघाती बहुपद पूछे और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हो, तो द्विघाती बहुपद के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यंकों का गुणफल। इसमें मान बैठाएंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x और 2, तो ये आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में दिखा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आंसर। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला को बस याद रखना है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है समीकरण युग्म, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x प्लस 9y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। आपको बताना है कि ये कैसा हल होगा, आदित्य हल होगा या अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा या 2 हल होगा। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए। पहली बात, ये समीकरण अगर एक है तो x के पहले वाला a1 होता है, y के पहले वाला b1 होता है, और ये वाला c1 होता है। ये अगर समीकरण 2 है तो x के पहले वाला a2 होता है, y के पहले वाला b2 होता है, ये c2 होता है। तो हमको चेक करना है a1 बटा a2 से। तो a1 कितना है 2 और a2 कितना हो जाएगा 6, काटने पर आएगा 1/3। क्यों? 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब हम लोग b1 बटा b2 निकालेंगे। तो b1 कितना है 3, b2 कितना है 9, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, ये क्या आया 1/3। तो अभी ये दोनों क्या आ गया बराबर। अब हम लोग निकाल लेते हैं इधर c1 बटा c2, c1 बटा c2। तो c1 कितना है 4 और c2 कितना है 11। आ कहाँ से रहा? यहाँ से। ये आ गया 4/11। तो इसमें हमको दिख रहा है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 एक ही जैसा है, लेकिन c1 बटा c2 अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिख के समझना है कि a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो इस कंडीशन में बोला जाता है कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसा केस में बोला जाएगा कोई हल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में लिखा है कोई हल नहीं होगा, यानी आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर सी होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है यदि 3x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखता है 3x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है। 3x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, और दूसरा समीकरण लिखता है 2x माइनस वाई बराबर में कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। तो इसमें y का मान पूछा है, तो देखिए ये सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस कट गया, 3 और 2 5x, इसको भी जोड़ेंगे तो 15x, 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में, तो x का मान आ गया 3। अब x का मान यहाँ बैठाएंगे तो 3 गुना 3x के जगह में प्लस y बराबर 14, 3 3 का 9, 14, 3 3 का 9, गुना करने पर 9 उधर जाएगा तो माइनस, घट के कितना आएगा 5। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, जो केवल y का मान पूछा है, ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता उसको असंगत कहते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर होगा बी नंबर होगा, क्या हो जाएगा असंगत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असंगत, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि द्विघातीय समीकरण का फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी
बराबर 0। ये द्विघातीय क्या है, एक समीकरण है। तो बोला द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल ज्ञात करने के लिए इसका द्विघातीय सूत्र क्या होता है, तो मूल ज्ञात करने का द्विघातीय सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये द्विघातीय सूत्र होता है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है द्विघातीय समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। द्विघातीय समीकरण दिया है 2x स्क्वायर, उसके बाद है प्लस नहीं माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है, विविक्तर। तो उसके लिए हमको a b c का मान चाहिए। तो x स्क्वायर का पहले वाला a होता है, x के पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा 1/8। विविक्तर को ही d बोलते हैं, तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -1 होल स्क्वायर 4, a का मान 2 और इसका मान 8। 2 से काटेंगे 4 बार में, 4 4 कट गया, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और ये माइनस इक्वल टू कितना आ गया 0। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये विविक्तर को ही डी बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो हम लोग का क्वेश्चन 12 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है द्विघातीय समीकरण का अधिकतम घात क्या होगा। तो जो द्विघातीय समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस px प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया द्विघातीय समीकरण, ठीक है। इसका अधिकतम घात का मतलब x का जो ये आपको पावर दिख रहा, ये अधिकतम कितना है, 2 है, यही आंसर हो जाएगा। यानी 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 2। जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को घात बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द्विघातीय समीकरण 2x माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसके मूल क्या है, यानी फिर से आपको फैक्टर करना है और मूल बताना है। देखिए इस 2 को सबसे पहले इस 3 से गुना करना है, तो 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 6। इसका मतलब इस 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ के लिखना है जो गुना करने पर तो 6 आए लेकिन जोड़ के 5 आए। तो वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x। क्यों, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ठीक है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि सोचना है इस 2 को इससे गुना करके कि यहाँ 6 है, ठीक। इसका फैक्टर हो गया। अब कॉमन आएगा 2x, कॉमन 2x आने के बाद बचेगा ये, क्योंकि 2x में 2 आया, x स्क्वायर 1x आया, 1x बचा, 2x आ गया, 1 बचा। -3 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब कॉमन क्या आएगा, x माइनस 1 कॉमन आएगा तो बचेगा 2x माइनस 3, ठीक है। x माइनस 1 कॉमन आया ये दोनों में से, तो यहाँ बचा 2x या -3। अब दोनों को हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 0 में, और 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 1 आया, कोमा x बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस से प्लस और 2 बटा में आएगा, यानी 2। तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है जो देगा आंसर क्या है, 1,3/2। तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया हुआ है 1,3/2। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जो एपी के सवाल से है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो सीधा सा लॉजिक है, ऑप्शन से हिट कर देना है ना। ये 3 दिया है, ये 6 दिया है, ये 12 है। इसका ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन का डिफरेंस क्या दिया हुआ सब में, तो ये 24 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 3 से 6 3 का डिफरेंस, तो यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 12 का, तो ये एपी तो है नहीं, है ना, ये एपी है नहीं, तो ये कैंसिल हो गया, एपी नहीं है। डिफरेंस क्या बोले हम, ये 3 है, 3 से ये 6 बना, कितना का अंतर, 3 का, यानी 3 प्लस हो रहा। अब यहाँ से आएंगे 6 से 12, तो यहाँ से यहाँ आने में ये 3 का प्लस हुआ, ठीक। यहाँ से यहाँ आने में 6 का प्लस हुआ, ये दोनों बराबर नहीं है ना, इसीलिए एपी नहीं है। बाकी तो आगे चेक ही नहीं करना है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, क्या दिया है, 1,3,5,7 डॉट डॉट डॉट। चेक करते हैं, तो यहाँ से यहाँ ये 1 है, 3 है, तो कितना प्लस हुआ, 2, क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे 3। अब बताइए 3 से ये कितना प्लस है, 2, यानी 3 से 2 जोड़े 5, यानी यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, 5 से 2 गया 7। तो हम लोग इस तरह भी कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस कहलाता है जो डिफरेंस इक्वल है, यानी आपको याद होगा एपी ज्ञात करने के लिए दूसरा पद को पहला पद से माइनस करते हैं। तो 3 को 1 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 को 3 से माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 को 5 से माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी डिफरेंस इक्वल है, बस 3 को ही डिफरेंस निकालना है, इसीलिए ये एपी में है। तो हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग लिख के भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को केवल गोला भरना है, इसीलिए हम लोग इसको रफ में बना लेंगे, किसी भी कंडीशन में बना सकते हैं, या तो आप डिफरेंस निकालिए या इस तरह समझिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब आते हैं 16 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि AP 10, 7, 4, ये AP का फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया है? 10, 7 और 4, और बोला गया है कि इसका तीसरा पद क्या है? इतना का कौन सा पद? तीसरा पद। आपको तीसरा पद निकालना है, ठीक है? कौन सा पद निकालना है? तीसरा। तो इसमें क्या क्या दिया है? A का मान 10 हो जाएगा, आपको D का मान निकालना है, तो 7 - 10 बराबर -3, और ये जो 10वां पद है ये N का मान दिया है, 10वां सॉरी ये तीसरा पद है, तो तीसरा का मान कितना दिया है? हाँ, N का मान 30 दिया है, ठीक है? हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला, हम लोग को पता है AN बराबर क्या होता है? A + N - 1 और सर्वंतर D, ठीक है? तो आपको कौन सा पद पूछा है? तीसवा। तो 30 बैठा देना N का मान, A का मान 10 है, N का मान 30 - 1 और D का मान -3। सॉल्व करेंगे 10 और इसको घटाएंगे तो आएगा 29, ये आएगा -3, ये हुआ 10, गुना करेंगे 3 को 29 से, तो 9 × 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये माइनस और ये प्लस माइनस हुआ, माइनस करने पर आएगा 77 माइनस में, ठीक है? अब ऑप्शन देखिए किसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी -77। क्लियर है यहाँ तक? ये AP वाला चैप्टर से और AN का फार्मूला से बनेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है AP के प्रथम पद A और अंतिम पद दिया हुआ है 11, तो और उनके पदों का योग भी दिया है, तो पदों की क्या निकालने बोला है? पदों की संख्या यानी N का मान निकालना है, ठीक है? तो क्या क्या दिया है? A दिया है, कितना है? 1, ठीक है? इसके अलावा अंतिम पद यानी L दिया हुआ है, L क्या दिया हुआ है? 11, और उनका योग दिया है यानी SN कितना दिया हुआ है? 30। निकालना क्या है? तो निकालना है हमको N का मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो SN वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो SN का फॉर्मूला होता है, अगर L दिया हो तो फॉर्मूला लिखेंगे N/2 और A + L, ठीक है? अगर लास्ट पर दिया हो तो इसी फॉर्मूला से बनेगा। अब हमको SN का मान कितना दिया है? 30, तो SN का नीचे लिखना है 30, N का मान पूछा है, N छोड़ना है 2, अब A का मान दिया हुआ है 1 और L का मान दिया हुआ है 11, ठीक है? अब आया यहाँ पर 30 बराबर N/2 गुना, इसको गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 12, 2 के पहाड़ा में 12 कटेगा 6 बार में, ठीक है? अब 6 के पहाड़ा में इधर से भी काट सकते 30 को 5 बार में, इसीलिए ये N बराबर में कितना बचा? 5, तो N का मान कितना आ गया? 5। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का? A नंबर। तो हम लोग लिख सकते हैं A नंबर ऑप्शन 5 आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 कंप्लीट। अब 18 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे, जिसमें लिखा है समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होती है? तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा हमारा हमेशा समानुपाती होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी समानुपाती आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमेशा समरूप त्रिभुज की जो भुजा होती है, संगत भुजा, वो समानुपाती होगी और संगत कोण हमेशा बराबर होगा। इसको भी याद रखना कि संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुज, इसकी भुजा दिया है 4 और 9 का रेशियो में, ठीक है? पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब कभी भी क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका कर देना है स्क्वायर। क्या कर देना है? स्क्वायर। तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे और 9 का भी स्क्वायर करेंगे। जब कभी भी क्षेत्रफल पूछे तो अनुपात में जो भुजा है उसको कर देना है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 81, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 16 और 81, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर में ऑप्शन डी लिखना है, 16:81। इतना क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी त्रिभुज है उसका 3 भुजा का मान दिया है, और ये त्रिभुज में अगर कोई भी त्रिभुज में कोई भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा हो तो त्रिभुज संभव है बनना। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं AB 62 है, AC 12 है और BC 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इसमें क्या है ना कि ये 2 भुजा को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये AB से बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए था। अगर कोई भी त्रिभुज बनाया जाए तो वो त्रिभुज तभी सही होगा जब कोई भी उस त्रिभुज का 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो, तभी वो त्रिभुज कहलाएगा, नहीं तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। लेकिन इसमें देखा जा रहा कि जो AC है और जो BC है, इसका अगर जोड़ किया जाए AC और BC का, तो 12 जोड़ 6 कितना आ रहा? 18
सेंटीमीटर। ये तीसरी भुजा से बड़ा है? नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन में कहीं यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है। ये 62 12 6 में कोई मिसप्रिंट किया गया है क्वेश्चन में, नहीं तो इस क्वेश्चन में त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं बनना, क्योंकि त्रिभुज तभी बनता है जब कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, लेकिन ये दो भुजा का योग ये 62 से बड़ा नहीं आया, इसीलिए ये तो क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बता दिए क्या प्रोसेस होता है। एक त्रिभुज में कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन हम दो भुजा इसको जोड़ के देखें तो इससे बड़ा नहीं आया। हाँ, क्या होता है कि इसको अगर जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा, लेकिन इसको जोड़ के भी इससे बड़ा आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में 62 12 6 में कहीं मिसप्रिंट है, हो सकता है यहाँ 60 हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है, उस बिंदु का कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है। तो एक कंडीशन है, पहले इसको समझना है। y अक्ष, ठीक है, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से जो दूरी होगा उस दूरी को क्या कहते हैं, तो उस दूरी को हम लोग x निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, x निर्देशांक। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है, x निर्देशांक, ठीक है। इसको याद रखना है, x निर्देशांक, लेकिन ऑप्शन में x निर्देशक बोला गया है। क्या लिखा है ऑप्शन में, x निर्देशक। अब समझना है कि y अक्ष से दूरी अगर पूछे तो आंसर क्या होगा, x निर्देशक, जैसा ऑप्शन के अनुसार है, बी नंबर, ठीक है। आपको इस बात को समझना है कि x निर्देशक के जगह में x निर्देशांक, x निर्देशांक भी लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको भुज भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है, भुज। आपको इसको याद रखना है, अक्ष से दूरी पूछे तो आंसर आपको लिखा हुआ क्या क्या मिल सकता है ऑप्शन में। आपको एक तो एक्स निर्देशक मिल सकता है, जो आंसर है ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा एक्स निर्देशांक भी लिखा हो तो भी सही है। अगर एक्स निर्देशांक ना लिखा हो ऑप्शन में और ऑप्शन में लिखा गया हो एक्स निर्देशांक, तो भी आंसर सही है, या इसी को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज। अब आते हैं इसका उल्टा। अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन पूछे y अक्ष के जगह में x अक्ष, अगर पूछे x अक्ष से दूरी, तो आपको आंसर में लिखना है y निर्देशक या y निर्देशांक या कोटि। तो भुज के जगह में तब क्या आ जाएगा, कोटि। यानी y अक्ष पूछेगा तो भुज भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है और ये भी, लेकिन x अक्ष पूछे तो आंसर यहाँ y में आएगा निर्देशक, y में आएगा निर्देशांक, और ये भुज के जगह में क्या बन जाएगा, कोटि बन जाएगा। बात समझ में आया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जब कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये जो आपका पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है, ये x और इसको y मान लेते हैं। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है इसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मूल बिंदु से जब दूरी पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2x का मान और y का मान 3, इसका स्क्वायर हो गया अंडर रूट में, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये अंडर रूट रहेगा, ठीक है, बराबर इसको जोड़ने पर कितना आएगा, रूट 13। अब हमको देखना है कि किस ऑप्शन में रूट 13 है। तो ए नंबर में दिया है 2, बी में 23, सी में 13 और डी में इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर आ रहा रूट 13, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें केवल 13 है। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो जब मूल बिंदु से पूछेगा तो हम लोग डायरेक्ट जो भी पॉइंट का वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, इसका वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले तो 9 दोनों में तो 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। और हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1, तो गुना करेंगे 9 को 1 से तो क्या आएगा 9। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 9,
तो इसको इस तरह सॉल्व कर लेना है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, इसको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 24 नंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें लिखा गया है टेन 26 डिग्री, ठीक है। डिग्री, ये डिग्री फिर भूल गया, लेकिन एक्चुअली में डिग्री होता है, ठीक है, मिस प्रिंट होगा। उसके बाद कोट 64 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो टेन थीटा समझ लेना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 26 होगा यहाँ। अगर फॉर्मूला में इसके ऊपर वाला बटा के ऊपर वाला को फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो बटा का नीचे जो लिखा है उसको नहीं तोड़ना है, उसको बस उतार देना है, यानी कोट 64 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से कोट का कोट हुआ। अब 90 से 26 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 डिग्री, बटा ये दिया हुआ है कोट 64 डिग्री, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 था इसका हम लोग का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप का फॉर्मूला वाला एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सेट नंबर 1 में भी और 2 में भी सॉल्व किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है 10x बराबर 1, तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10x बराबर 1 है, हमको बताइए कि 10 कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10x बराबर 1 है तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंची एक फिसलन पट्टी लगाता, फिसलन पट्टी मैंने फिसलने के लिए जो होता है, ठीक है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए तो क्या है, ये एक ऊंचाई है 1.5, ठीक है, ये इतना ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी ऐसे लगा रहा है, ये फिसलन पट्टी है जो भूमि से ये झुका गया है, कितना डिग्री पर झुका है, 30 डिग्री पर। क्लियर है। तो ए बी फिसलन पट्टी है, ए बी क्या है, फिसलन पट्टी है, ठीक है, और ये 30 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ है, तो फिसलन पट्टी यानी ए बी निकालना है। तो अब हमको समझना है कि यहाँ पर ए सी का वैल्यू हमको पता है, तो लिखेंगे ए सी, ठीक है, बटा किसको वैल्यू निकालना है, ए बी का, तो लिखेंगे ए बी। अब यहाँ पर ए सी बटा ए बी, एक तरह से ए सी जो है ये लंब है और ए बी जो है कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण यानी पी बाय एच किसका मान होता है, पी बाय एच होता है साइन का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, यानी थीटा का मान 30 डिग्री, ठीक है। अब ए सी कितना है, ए सी दिया है 1.5, ए बी निकालना है तो छोड़ देंगे ए बी को। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 3 किस में आएगा, मीटर में। इसका मतलब फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कोस 90 माइनस ए का मान क्या होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, लिखा क्या है, कोस है, कोस 90 माइनस ए, ठीक है, कोस 90 माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका कोस 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है साइन ए। याद करिए फॉर्मूला कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये क्या है, सी आंसर हो गया। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला उठा के दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा है इसमें, 28 में है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 28 को देखा जाए तो स्पर्श बिंदु वाला ऑप्शन एक भी नहीं है। ऑप्शन ए में क्या लिखा है, छेदक रेखा, ठीक है, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, स्पर्श रेखा लिखा है, क्योंकि उसको स्पर्श बिंदु करना चाहिए था। इसका मतलब स्पर्श रेखा के जगह में सही आंसर होगा स्पर्श बिंदु, लेकिन अगर स्पर्श बिंदु नहीं दिया तो फिर से वो मिसप्रिंट है और आपको आंसर बी ही करके आना है।
अगर ऑप्शन एग्जाम हॉल में ऑप्शन स्पर्श बिंदु ना हो, स्पर्श रेखा हो, फिर भी आपको बी नंबर ही टिक लगाना है, लेकिन इसका सही आंसर स्पर्श बिंदु होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो पूछा है क्वेश्चन ना, ये आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, 10.1 में जो भी खाली जगह दिया गया है 4-5, उसको आप अच्छे से कर जाइएगा, उससे एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सेट में दिख रहा है और उसी में ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी होगा स्पर्श बिंदु। आपके ऑप्शन में स्पर्श रेखा लिखा गया है, लेकिन सही आंसर स्पर्श बिंदु होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर पर वृत्त पर स्पर्श का किलोमीटर 12 है, वृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सर्कल है, सर्कल के केंद्र है, ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा गया। ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है और इसका पॉइंट ए मान लिया जाए। ठीक है, तो ये केंद्र है, केंद्र ओ है, तो केंद्र से इसका दूरी दिया गया है, केंद्र से इसका दूरी कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हो गया स्पर्श रेखा, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई दिया 12 सेंटीमीटर, और ओ भी मान लेते हैं, त्रिज्या है आर। तो इसका सेंटीमीटर में क्या मान होगा निकालने बोला है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री एक बनाता है, यानी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसका वैल्यू निकालना है? ओ बी का, और ओ बी ही क्या है? त्रिज्या। तो ओ बी का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये लंब है। अब ओ ए का मान कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना दिया हो? 12, तो 12 का स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। सॉल्व करेंगे, 13 का होगा स्क्वायर 169 और इसका होगा 144, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 9 से गया 4 तो बचा 5 और यहाँ बचा 2, यानी 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। यानी हम लोग बोल सकते हैं जो त्रिज्या आया, आर मतलब त्रिज्या, ये तो त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या बोला क्वेश्चन में? एक वृत्त है और उसका बाहर कोई बिंदु है, उससे उस वृत्त पे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट है ना। तो हम लोग समझते हैं ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, तो ये एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा एक बाह्य बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं P है, तो इससे जो स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वो केवल 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से केवल कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है? 2। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। कितना आंसर हो जाएगा? 2। इस बात को आपको याद रखना है कि वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है कैपिटल आर दिया है ना, इसमें आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, तो ये अर्धवृत्त के लिए परिमाप हो जाएगा पाई, और कैपिटल आर दिया है तो इसलिए लिखेंगे पाई आर, और प्लस में आ जाएगा 2r। क्या आ जाएगा? 2r। ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें लिखता है केंद्र कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। क्या होता है? थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, अगर परिमाप पूछता तो 2 पाई आर होता। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 32 नंबर का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि केवल फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 को देखेंगे। इसमें लिखा है 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ठीक है, तो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण आंतरित करता है, उस चाप की लंबाई बोला। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। ठीक है, ये चाप की लंबाई का क्या है? फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू बैठाएंगे तो थीटा का मान 90 दिया है क्वेश्चन में, 360 2 पाई का मान क्या ले लेंगे? 22/7। ठीक है, और इसमें त्रिज्या कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया है 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा। ठीक है, ये 0 कैंसिल, 9 से ये कटेगा 9 4 36 4 बार में। ठीक है, 2 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 7 बार में। ठीक है, और ये 7 कैंसिल, तो बचा कितना? 22। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी।
22 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 22 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब कभी क्षेत्रफल पूछे तो फॉर्मूला तो खैर ये होता है, परिमाप बोले या चाप की लंबाई बोले तो भी फॉर्मूला यही होता है, थीटा बटा 360 2πr। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर में क्या लिखा है, इसमें लिखा है यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा क्या होगा। तो घन का किनारा ए होता है तो ए क्यूब फॉर्मूला होता है जिसका मान दिया 216। अब जाके घन ए का भुजा निकालना है, 216 का क्या निकाल दे, घनमूल, ये 3 है घनमूल, और इसका घनमूल क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें लिखता है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई का मतलब h का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, तथा इसके आधार का व्यास दिया हुआ है 10, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 5। ठीक है, व्यास दिया है 10 तो त्रिज्या 5, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बोला है तो l का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। h का मान 12, r का मान 5 स्क्वायर कर दिए, इसके अलावा स्क्वायर करने पर आएगा 144 जोड़ 25, जोड़ने पर आएगा 169, इसका वर्गमूल होता है 13। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, और 5 क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। जितना भी क्वेश्चन हो रहा है सब क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में बना के सॉल्व कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है त्रिज्या 42 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो ये त्रिज्या दिया हुआ किसका, धातु का। ठीक है, तो धातु का त्रिज्या उसका आयतन निकालना होगा, 42 है, और एक बेलन के आकार के रूप में ढाला जाता है। बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, 6 सेमी दिया है, बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो हम लोग को पता है कि बेलन का जो आयतन होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर और h, ये इसका आयतन बराबर होगा गोले का, तो गोले का आयतन होता है 3/4 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना दिया 42, तो 42 का क्यूब। सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो पाई 6 है तो 6 गुना 6 2 बार, और h 4/3 गुना पाई है 42 कितना बार 3 बार, 42 गुना 42 गुना 42, ये क्योंकि क्यूब में लिखा है इसलिए इसको हम लोग 3 बार इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से पहले तो पाई और पाई कटेगा। ठीक है, अब ये 6 के पहाड़ा में कटेगा 7 बार में, 6 7 42 होता है, और ये 6 के पहाड़ा में फिर कटेगा 7 बार में, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये 3 के पहाड़ा में ये भी कटेगा, 3 एकम 3 3 4 बार 14 बार में, यानी इधर से h बचा और इधर बचा कितना 4 गुना 7 गुना 7 गुना 14, सबको हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो आएगा कितना 14 4 56, यानी 56 और 7 7 49। ठीक है, 9 6 54 का 4, 9 6 54 का 4 हाथ में 5, 9 5 45 और 5 50, 4 6 24, 6 4 24 का 4 हाथ में 2, 20 और 2 22, यानी 4 4 7 2, यानी गुना करने पर आता है 2 7 4 4। ठीक है, और ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आएगा हाइट। इतना क्लियर है, लेकिन आपसे ऊंचाई जो पूछा है ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में 2744 सेंटीमीटर है नहीं, लेकिन हम लोग का आंसर यही आ रहा। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन करने पर ये आया है, तो जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन कहीं गलत दिया गया है। ठीक है, लेकिन इससे मिलता जुलता एक ऑप्शन हमको दिख रहा, जो बी नंबर में लिखा है, क्या लिखा है उसमें 2.74 दिया है। ठीक है, जो वो आएगा नहीं सॉल्व करके, तो कुछ मिस्टेक हुआ, आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है निम्नलिखित तमें कौन सा संबंध सही है, मतलब कहने का है कि निम्नलिखित में जो संबंध है वो कौन सा सही है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इसमें संबंध जो ए दिया है वो नहीं होता है, बी नंबर पे ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन जो बी है ये एक फार्मूला बनाता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 3 माध्यक, फार्मूला याद रखना है आपको, इससे मैथ भी बनता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक, 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। ठीक है, ये एक फार्मूला भी है,
फॉर्मूला होता है जो सही संबंध बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। ये चित्र कैसा है आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ बना के दिखाते हैं ये चित्र कैसा है। जैसे कि वो इस टाइप का एक चित्र बना रहा, ठीक, और इसको वो ओरिजिन माना है। इधर लिखा है ऊपरी सीमा, क्या लिखा है इधर? ऊपरी सीमा, ये एक्स एक्सिस है, और ऊपरी सीमा में ये देता है कि ये दूरी 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है, इसके बाद 40 का होगा, उसके बाद 50 का, ठीक है। इधर क्या लिखा है? ऊपरी सीमा। इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता का जो डिस्टेंस देता है ये दिया है पहले 5, उसके बाद दिया है 15, उसके बाद दिया है 25, उसके बाद है 45, उसके बाद दिया हुआ है 55, ठीक है। ये वाई हो गया, इसको क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। इसके बाद आपका ग्राफ जो उठाया वो दिया है, इसके बीच में एक पॉइंट है, इसके अलावा एक यहाँ पॉइंट दिया है, ठीक है, 15 है ना यहाँ, इसके अलावा एक पॉइंट वो देता है 25-30 से, है ना, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह वो पॉइंट दे के चलता है इस तरह। तो वो ग्राफ को खींचा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पर वो 25 से डॉट डॉट करके दाग दिया है इस तरह, और नीचे ला के मिलाया है 30 से, मतलब इस पॉइंट से, ठीक है, नीचे मिला है, इस टाइप का है। नीचे क्या लिखा हुआ है? ऊपरी सीमा, इधर लिखा है संचय बारंबारता। आपसे पूछा है दिए गए संचय बारंबारता से कुल बारंबारता n बराबर 50 का माध्यक क्या होगा? तो n का मान कितना दिया? 50। अगर हम n/2 का बात बोलें तो 50/2 बराबर कितना आएगा? 25। अब आपको निकालना क्या है? इसमें निकाला माध्यक, तो माध्यक कैसे निकलता है? माध्यक हमेशा संचय बारंबारता से निकलता है। तो संचय बारंबारता का मान यहाँ 25 है। अब 25 वाला जो डॉट डॉट है ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसका नीचे क्या है? इधर ऊपरी सीमा पर 30 है ना। तो ये जो 30 होगा यही हम लोग का क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। तो हम लोग का माध्यक क्या हो गया? 30। तो माध्यक बराबर 30। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस तरह हम लोग माध्यक निकालना। एक बार फिर से हम समझाते हैं। n का जो मान दिया रहेगा उसको n/2 से निकालेंगे, जितना आएगा वो संचय, इधर संचय बारंबारता लिखा है चित्र में, तो संचय बारंबारता का सीधा का ग्राफ जिस पॉइंट पे जाके इधर कट रहा, इधर से 30 पे आ रहा है ये पॉइंट, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी माध्यक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 इसमें लिखा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो माइनस में कभी आ जाए तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी माइनस में कभी घटना नहीं घटता है, तो ये असंभव घटना है। क्या? -1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इस पे लिखा है एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर काली होने की प्रायिकता, देखिए काली होने की प्रायिकता बोला है, तो सबसे पहले काली कितना है? 6, तो काली 6 लिखेंगे। टोटल कितना है? 4 और 6 10। ये हो गया काली होने की प्रायिकता, लेकिन ये कटेगा 2 से, 3 बार में 5 बार में, यानी 3/5। ये सही आंसर होगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी 3/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हम लोग का फाइनली जो सेट नंबर 3 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी आएगा इसी टाइप से। तो जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 का, फिर आगे भी बनते रहेगा। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा डिस्कशन के साथ सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, तब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सेट के साथ। सेट नंबर अब 3 तो हो चुका है, 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक ही है। एक भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, जरूर उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।